प्रॉपर्टी में अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, 5 और 6। अगर 7 और 8 की बात करूं तो कौन सा सेक्शन, मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर अगर सेक्शन 9 और 10 है तो वो बेसिकली है कि हाँ आपको डिफेंस करने का राइट है, मतलब कि अगर एक पर्सन आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है तो जो पर्सन डिफेंडेंट है वो भी क्लेम कर सकता है कि इसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है। फिर हमने देखा था सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बोलता है कि कुछ मेजर पार्ट कंप्लीट नहीं है, कुछ माइनर पार्ट कंप्लीट नहीं, या फिर दो सेपरेट पार्ट। तो इस सेक्शन में डिफाइन किया गया किस तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाता है। फिर हमने देखा था सेक्शन 13 जो स्पेसिफिकली परचेजर और लेसी के लिए है कि अगर उनके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है या फिर किसी ने बोल दिया कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी पर एक्चुअल में उसके नाम पे नहीं थी, वो किस तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एनफोर्स करा सकते हैं। फिर हमने देखा सेक्शन 14। सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बोलता है कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, वेरी गुड, सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस जिसमें हमने ले ली हो तो उसमें हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कहते। कंटिन्यूस ड्यूटी ऑफ कोर्ट और पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व है तो फिर हम उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेंगे। चौथा नेचर डिटर्मिनेबल, जिसमें क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशन में डिटरमाइंड है, उसमें हम स्पेसिफिकली जाके उसको चेंज नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा है सेक्शन 14 ए। सेक्शन 14 ए क्या बोलता है, पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। तो कोर्ट के पास पावर है कि अगर उसको कभी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए एक्सपर्ट्स की नीड पड़े तो वो उसे एंगेज या हायर कर सकता है। फिर हमने सेक्शन देखा था सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट सेक्शन, हु में ऑब्टेन, लास्ट हम यही समझ रहे थे, हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कौन आके कोर्ट में बोल सकता है कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, कौन बोल सकता है, ईदर पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज और लीगल एज हो गया, उसके बाद फैमिली मेंबर्स अगर फैमिली डिस्प्यूट है या फिर मैरिज को लेके कोई इशू है, और रिमाइंडर, रिवेजनर, रिवेजनर इन पोजेशन और रिवेजनर रिमाइंडर, और दो लोग कंपनी और एलएलपी। इसके बाद एक क्लास पॉइंट है प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर्स भी कंपनी के नाम पे आके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। फिर हमने सेक्शन देखा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सन बार टू रिलीफ। हम कभी कभी इंसान को बोल देते हैं कि इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कब हम बोलते हैं कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एनफोर्स नहीं करा सकते, पहला पॉइंट कि सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया है, दूसरा जब उसने ही अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो वो क्लेम नहीं मांग सकता, और लास्ट क्या था बच्चे कि वो प्रूव नहीं कर पा रहा है कि उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया है, या उसकी विलिंगनेस थी या उसकी इच्छा वो नहीं दिखा पा रहा है कि मुझे अपना पार्ट परफॉर्म करना था। यहाँ पे तक किसी को कोई डाउट है किसी भी सेक्शन में? क्लास के बाद पूछ लेना एक बार। हाँ बोलो बोलो। हाँ अपन क्लास के बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सेक्शन 17, contract to sell or let property by one who has no title not specifically enforceable। अपन ने कालीन भैया वाला एग्जाम्पल देखा था, मुन्ना भैया के पास कोई टाइटल नहीं है तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है? नहीं करा सकता। उसमें हम नहीं बोल सकते, जब उसके पास टाइटल ही नहीं है तो हम नहीं स्पेसिफिकली बोल सकते कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। किसको हम नहीं बोल सकते? कंपाउंडर को। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो किसकी है? कालीन भैया की। अब जो मुन्ना है वो कंपाउंडर को कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं तुझे देता हूं, इसका मुझे पैसे दे दे। अब वो पैसे देने के बाद कोर्ट में जाके बोल रहा है कि मुन्ना ने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है, तो कोर्ट भी इसे एनफोर्स करा नहीं पाएगा, उसके लिए भी बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी कालीन की है और कालीन परमिट नहीं कर रहा है वो प्रॉपर्टी हम आपको नहीं दिला पाएंगे। सेम चीज अपन ने कहीं और भी पढ़ी है, कौन से सेक्शन में? 13 में, जहां पे अपन ने परचेजर और वेंडर के बारे में, लेसी के बारे में समझा था। उसमें एक्चुअली कह रहा था कि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट आएगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लेना। सेक्शन
17 में क्लियरली बोल रहा है कि हम इसको फिलहाल तो एनफोर्स नहीं करा पाएंगे. पॉइंट नंबर 1, who knowingly himself not to have title to the property has contracted to sell or let the property. पता होने के बाद भी आप इसको कह रहे हो कि मैंने ये बेच दी, अब कंपाउंडर मुझे आधे पैसे दे रहा है, पूरे पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या आपके पास टाइटल है? नहीं है, तो आप भी इसे एनफोर्स नहीं करा सकते. एक बार फिर से समझना बच्चे, हमने ये एग्जाम्पल पहले समझा था कि कंपाउंडर ने कुछ 10 करोड़ या 1 करोड़ का अमाउंट हमने समझा था कि वो उसको दे दिया है. यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि उसने हाफ ऑफ द अमाउंट दिया है अभी, ठीक है, और प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है. अगर मुन्ना बोलेगा कि मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया है और मुझे कितना पैसा मिला है? 5 करोड़. अभी तक कितने की बात हुई थी? 10 करोड़ की. तो मुन्ना भी इसे एनफोर्स नहीं करा पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास टाइटल नहीं है. क्लियर? Who thought he entered into contract believing that he had a good title to the property cannot at the time of fixed by the party or by the court for the completion of sale or letting give purchaser lessee a title from reasonable doubt. Same point है, बस थोड़ा elaborate करके लिखा है कि यहाँ पे जो मुन्ना है उसको लग रहा था कि यार आगे जाके तो मुझे टाइटल मिल ही जाएगा, जो भी है पापा मुझे ही वो टाइटल देंगे, बाबूजी बोलता है वॉट जो भी वो उसमें बोलता है उसको, तो वो मुझे ही देंगे, पर आपको आगे जाके कोई टाइटल नहीं मिला है तो ये प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं हो सकता. क्लियर है सबको? आज की डेट में अगर मुन्ना कहता है कि तो क्या हुआ जज साहब, प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलने वाली है ना, आप इससे कहो 5 करोड़ मुझे दे, तो ये ऐसा उसको लग रहा है ना, उसके पास ऐसा हाथ में टाइटल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी को एनफोर्समेंट हम नहीं करा सकते. क्लियर है सबको? उसके बाद नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट वेरिएशन. सब वेरिएशन का मतलब समझते हैं? वेरिएशन का हिंदी मतलब चेंजेस और बदलाव, ठीक है. अब वो कह रहा है नॉन एनफोर्समेंट. नॉन एनफोर्समेंट मतलब एनफोर्स नहीं हो सकता. कैसे? एक्सेप्ट वेरिएशन, मतलब वेरिएशंस होंगे तो एनफोर्समेंट हो जाएगा. इस हेडिंग का मतलब सबको समझ आया? क्या कह रहा है? नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट वेरिएशन, मतलब कि एनफोर्समेंट नहीं हो सकता. एक्सेप्ट वेरिएशन मतलब वेरिएशन करेंगे तो एनफोर्समेंट होने लगेगा. कैसे वेरिएशंस? वो कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, एक पर्सन है जिसने प्लॉट बेचा है एक बिल्डर को, ठीक है. अब इसने बोल दिया प्लॉट साइज है 5,000 स्क्वायर फीट, और ये कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दिया. बिल्डर का काम क्या है? कंस्ट्रक्ट करना और प्रॉपर्टी को बिकवाना, ठीक है, फ्लैट्स बनाएगा और बेचता जाएगा. जब बिल्डर प्रॉपर्टी बनाने में कंस्ट्रक्शन चालू करता है तो उसको पता चलता है कि ये तो सिर्फ 4,500 स्क्वायर फीट ही है, तो क्या वो आगे डील करेगा इससे? नहीं करेगा. पर हमको तो एनफोर्समेंट कराना है. अब प्लॉट्स बेचने वाला बंदा बोलेगा कि अरे तो क्या हुआ, 4,500 है, तुम काम पूरा करो. तो ये बिल्डर बोलेगा नहीं, आपने 5,000 बोला था, 500 स्क्वायर फीट ये कम है, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा. प्लॉट वाला अगर कोर्ट केस फाइल करने जाता है, ठीक है, और वो बोलता है कि सर इससे एनफोर्समेंट करा के दो, मुझे बिल्डर से काम पूरा कराना है, तो जज बोलेगा वेरिएशंस लेके आओ, एक्सेप्ट करो कि प्लॉट साइज कितना है? 4,500 स्क्वायर फीट, और अपने रेट कम करो, उसके बाद हम इसको एनफोर्समेंट करा के देंगे. ठीक है, बोथ वेज हो सकता है. ये बोलेगा 5,000 है, ये मानेगा ही नहीं 5,000, तो ये भी बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कराओ, एनफोर्समेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कराओ, फिर हम आगे डील कर सकते हैं. क्लियर है? एक बार रीड करते हैं तो समझ आएगा. वेयर अ प्लेंटिफ सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ variation, the plaintiff cannot obtain performance sought except with variation, so set it in the following cases. एक बार word to word समझो. जब plaintiff ने बोला कि मुझे क्या चाहिए? specific performance चाहिए, defendant ने क्या किया? कुछ variations लिया है, मतलब कुछ गलत वलत बातें उसने लिख दी है, जैसे कि 4,500 वाली बात. आगे obtain performance करने के लिए defendant को ये variations चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो पाएगा. पहला उन्होंने क्लियर बता दिया, वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक और फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट रिटन ऑफ परफॉर्मेंस इज सूट इन टर्म्स एंड इफेक्ट डिफरेंस व्हाट पार्टीज अग्रीड टू. उसने अग्री किसके लिए किया था? 5,000 स्क्वायर फीट के लिए, और
कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या लिखवा, मतलब उन्होंने अग्री 5,000 के लिए किया था और एक्चुअल में कितना था प्लॉट साइज 4,500। तो कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशंस लिखे थे, अब हमें टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। सपोज उसने कॉन्ट्रैक्ट में भी 4,500 लिख दिया है, लेकिन बात कितनी हुई थी 5,000 की। तो जब तक ये वेरिएशंस डिफर नहीं करेंगे, जब तक ये वेरिएशंस नहीं आएंगे, तब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएगा। एक बार सब खुद से रीड करो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बस। पढ़ लिया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? वहां लिख लो, इसको मार्क करो पहले तो, बाय फ्रॉड, मिस्टेक और फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटे मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल प्लॉट साइज। अब सेकेंड पॉइंट, where the object of the parties was to produce, mark करो, certain legal result चाहिए थे, where the contract as framed is not calculated to produce। अब कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि कोई चीज हमको ऐसी चाहिए थी कि वो लीगली एनफोर्स हो सके। मतलब कि जैसे कार का एग्जाम्पल ले लो कि कार बेचनी थी, ठीक है, कार में हमको चाहिए था स्पेसिफिक वाला वो आता है ना आजकल कार में अंदर वो लाइट्स लग जाती हैं, स्पीकर बजता है तो लाइट्स चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो हमने कार परचेज की है 10 lakhs की विथ स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस कि हमको वो लाइट होना, ठीक है। जब कार का पेमेंट किया और कार खरीदी तो वो उसमें नहीं था। तो अब वो बोलेगा मुझे ये कार नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कार क्यों खरीद रहा था, मुझे वो लाइट्स और स्पीकर चाहिए था जिससे मेरे कार में वो पार्टी वाला माहौल रहे। कौन से नशे? अच्छा, मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का। तो जब आपको वो लाइट्स नहीं मिली तो आप क्या बोल रहे हो, मेरे को 10 लाख रुपए भी तेरे को नहीं देने, मुझे तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो कार बेचने वाला है वो क्या बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मुझे स्पेसिफिकली एनफोर्स कराना है। बट जो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो क्या वो वर्थ द वैल्यू है, क्योंकि उसने 10 लाख रुपीज में वो चीज इंक्लूड कराई थी जो लाइट्स और स्पीकर के चार्जेस होंगे, पर एट द एंड वो आपको रिसीव नहीं हो रहा है। तो ईदर यू शुड रिड्यूस योर प्राइस, मेक इट टू 9 lakhs, और मेक श्योर कि आप उसे कंप्लीट कार विथ लाइट्स और स्पीकर्स प्रोड्यूस करके दें। तो हाँ, तो आपको जो एक्चुअल में जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट था वो फुलफिल होके मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि विथ वेरिएशंस कवर हो सकता है। तो यहाँ पे उनको स्लाइट चेंजेस करने पड़े, हो सकता है उनको रेट कम करना पड़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हुआ, तो जाके कार बिकी। क्लियर है सबको? लास्ट पॉइंट है, वेयर द पार्टी सब्सिक्वेंटली, मार्क करो, टू द एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट वेरीड इट टर्म्स। अब दोनों ने ही डिसाइड कर लिया कि हमें चीजें चेंज करनी है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो पाएगा। जैसे कि एक बिल्डिंग बननी थी, ठीक है, हमने परचेज की थी लास्ट, ऊपर टॉप फ्लोर, ठीक है, टॉप फ्लोर हमने परचेज किया था फॉर 50 करोड़, जिसमें जब अगर आप एक बिल्डिंग का टॉप फ्लोर खरीदते हो तो आपको पेंट हाउस टाइप ऑफ माहौल मिलता है, टेरेस आपकी होती, तो आपने इतना पे किया है जस्ट फॉर द टॉप फ्लोर। अब क्या हुआ, जो बिल्डर है उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें और उसके पास डिमांड आने लग गई, तो उसने क्या किया, इसी बिल्डिंग में और 4 फ्लोर बना दिए, ठीक है। अब उसको तो ये 8th फ्लोर वाला ही बाहर आता, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, उसको तो 8th फ्लोर ही चाहिए था, उसको 8th से ऊपर नहीं जाना था। अब वो उसको क्या बोल रहा है कि भाई तू यहाँ पे सबसे ऊपर वाला माला ले ले। वो बोलेगा नहीं, मुझे 8 तक ही ठीक था, इससे ऊपर और गर्मी होती है और बारिश के इशू, मेरे को वेदर इश्यूज है, मेरे को और ऊपर नहीं चाहिए। पर क्या वो मानेगा 8th फ्लोर के लिए? नहीं। क्या वो मानेगा 50 करोड़ से नीचे के लिए, क्योंकि उसकी भी तो कमाई है, वो भी 50 करोड़ से नीचे, पर यहाँ पे चेंजेस किसने किए हैं, ओनर ऑफ द बिल्डिंग ने, ठीक है। तो अब
दोनों पार्टीज को एक पॉइंट पे अग्री होना पड़ेगा, एक वेरिएशन पे अग्री होना पड़ेगा जो सब्सिक्वेंटली आएंगी, तो जाके कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, क्योंकि बिल्डिंग में आगे फ्लोर्स बन चुके हैं। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना है तो विथ वेरिएशंस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ईदर दिस शुड कम डाउन टू 25 करोड़ और ईदर दिस पर्सन शुड टेक द टॉप फ्लोर अब इधर से, जो भी 12th फ्लोर होगा। क्लियर है? तो या तो 12 फ्लोर मान लो या फिर 25 करोड़ मान लो। तो जब सब्सिक्वेंटली दोनों एक वेरिएशंस पे अग्री करेंगे तो अब क्या होगा, अगर वो 25 पे अग्री करता है तो उसको क्या टॉप फ्लोर टेरेस मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। और जो दूसरा पर्सन है, क्या उसको पूरा 50 करोड़ इससे मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। तो फिर दोनों को सब्सिक्वेंटली किसी एक टर्म पे अग्री करना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो पाएगा। एक बार फिर से देखो, जब प्लेंटिफ कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स कराना है और डिफेंडेंट कहता है इसने जो सेटअप की थी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स वो अब मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो डिफेंडेंट जो वेरिएशंस बताएगा उस पे प्लेंटिफ को अग्री करना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो पाएगा? एनफोर्स हो पाएगा। तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला कौन सा? फ्रॉड, मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर जानबूझ के आप सामने वाले को झूठ बोलोगे कि ये तो अच्छी चीज है पर बाद में देखा जाए तो ये खराब चीज निकली है, तो आपको वेरिएशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, जब लीगल रिजल्ट, टर्म याद रखो क्या, लीगल रिजल्ट आपका कैलकुलेटेड प्रोड्यूस पे नहीं आ पा रहा है तो आपको वेरिएशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? सब्सिक्वेंटली दोनों पार्टीज ने क्या किया है? वेरिएशंस कर लिए हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। दूसरा पॉइंट लीगल रिजल्ट्स। तीसरा पॉइंट सब्सिक्वेंटली वेरीड टर्म्स। ठीक है, फिर सेक्शन 19, रिलीफ अगेंस्ट द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। पहले वाला क्या देखा था? हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब है रिलीफ किसके अगेंस्ट माना जाता है, उसी का जस्ट ऑपोजिट कि किसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दो। ठीक है, वो सेक्शन कौन सा था जिसमें हम कह रहे थे रिलीफ may obtain specific performance? who may obtain specific performance? section 15। इस सेक्शन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। section 19 lays down the specific performance of contract may be enforced against। मार्क करो, may be enforced against। किसके अगेंस्ट हम बोलेंगे कि इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए बोलो? पहला पॉइंट, ईदर पार्टी, किसी को भी बोल सकता है, भाई 25 करोड़ में मान ले, भाई 12th फ्लोर में मान ले, किसी को भी बोल सकते हैं। एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम द टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जिसके पास कालीन भैया, जैसे फाइनली कालीन भैया के बाद किसके पास प्रॉपर्टी आएगी? मुन्ना भैया के पास। तो सब्सिक्वेंटली मुन्ना को हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, कॉन्ट्रैक्ट अपना फुलफिल करो, क्योंकि टाइटल उसके पास आएगा। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर विच टाइटल though prior to contract known to plaintiff might have been displaced by the defendant। अब एक बार रीड करो, इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? एक बार सिर्फ मुझे तुमको लीगल अंडरस्टैंडिंग सिखानी है कि लाइन पढ़ के मतलब समझ आता है क्या बोलता है लॉ। तोड़ तोड़ के पढ़ो, कॉमा है तो पॉज लेना, जैसे इंग्लिश अपन पढ़ते हैं वैसे ही लॉ पढ़ते हैं। क्या मतलब है बच्चे? हाँ, और कुछ, किसी को कुछ और समझ आ रहा है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ आया? क्या लिखा है? हमको नहीं समझ आया। थोड़ा सा समझ आया? किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया? थोड़ा भी नहीं आया? थोड़ा सा आया? अच्छे से नहीं आया, थोड़ा सा आया? ऐसा कोई है जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है? मेरे को इसके अलावा किसी और को कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आया कि ये लिखा क्या है? थोड़ा सा आया?
देखो कैसे लिखा है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल, मतलब कोई पर्सन है जो बोल रहा है मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, विच कॉमा है, ठीक है, दो प्रायर टू कॉन्ट्रैक्ट नोन टू प्लेंटिफ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले प्लेंटिफ को मालूम था कि ये टाइटल के लिए क्लेम कर सकता है, फिर कॉमा है, माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, चीजों को स्विच कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जो पर्सन टाइटल क्लेम करने की बात कर रहा था वो ही क्या है, समझो नोन टू प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट ने डिस्प्लेस्ड कर दिया है उसको, उसके अगेंस्ट जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है। एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का ओनर है, अब इस प्रॉपर्टी पे किसका टाइटल है, ओनर का, कल को बेबी बॉस आके बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी है, मैं इस पे कैसा भी हक जता सकता हूं और किसी को भी बेच सकता हूं, तो अब जब ये इस पे बेचने जाएगा तो इसको पता था ये प्रॉपर्टी किसकी है, नोन टू द प्लेंटिफ काइंड ऑफ चीज, ठीक है, उसको पता था ओनर कोई और है, डिफेंडेंट को उसने झूठ बोला, डिफेंडेंट को नहीं, प्लेंटिफ को मालूम था प्रॉपर्टी किसकी है, ओनर कोई है, प्लेंटिफ ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये सोच के कि शायद बेबी बॉस की प्रॉपर्टी होगी, अब ये डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी से क्या हो गया है, डिस्प्लेस्ड कर दिया गया क्योंकि ओनर कोई एक्चुअल में उसके फादर है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है, इसको बोला जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो और टाइटल अगर दिला सकते हो, इंटरेस्ट सब्सिक्वेंटली आता है दिला सकते हो तो दिलाओ, ठीक है, एक बार फिर से बताऊं, फादर प्रॉपर्टी के ओनर है, ठीक है, बेबी जो है, बेबी बॉय लिखती हूं, उसने जाके क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, ये सोच के कि टाइटल उसका होगा, ठीक है, ही नोज की टाइटल उसका नहीं है, अब जब डिफेंडेंट ने, डिफेंडेंट यानी एक पर्सन ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है फॉर द प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट करा है फॉर द प्रॉपर्टी नोइंग की टाइटल शायद इसके पास होगा, नोइंग की टाइटल प्लेंटिफ के पास, बेबी बॉय के पास हो सकता है, अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने गया तो उसने देखा कि ये पर्सन ओनर नहीं है, तो इसने सूट फाइल किसके अगेंस्ट किया, बेबी बॉय के, यहाँ पे बेबी बॉय कौन है, डिफेंडेंट है, और प्लेंटिफ कौन है, ये जो पर्सन जिसके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, तो इस डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी से डिस्प्लेस किया जाएगा और इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्वेश्चन किया जाएगा कि टाइटल हमें क्लेम करना है, टाइटल कौन क्लेम कर रहा है, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ, बेबी बॉय डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन ने प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया, जो हमेशा हम क्वेश्चन, हमेशा हम एक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं, वो है कंपाउंडर और मुन्ना भैया वाला, तो यहाँ पे कंपाउंडर कौन है, प्लेंटिफ है, और मुन्ना भैया कौन है, डिफेंडेंट है, कंपाउंडर टाइटल की बात कर रहा है कि मुझे टाइटल मिलना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर एक्चुअल में टाइटल किसी और का है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही एलएलपी वाला, वेयर द एलएलपी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली एक न्यू एलएलपी में एंटर हो गया है, फिर वेयर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली अमलगमेशन हो गई है और न्यू कंपनी आ गया है, और लास्ट प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, तीन पॉइंट सेम है, ठीक है, एक बार फिर से सेक्शन 19 समझते हैं, किसके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स करा सकते हैं, किसके किसके अगेंस्ट, ईदर पार्टी, दूसरा एनी पर्सन क्लेमिंग अ टाइटल, ठीक है, फिर तीसरा, तीसरे में से समझो डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, और फिर चौथा न्यू एलएलपी, फिर पांचवा न्यू कंपनी, और लास्ट प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, क्लियर है, एक बार और सेक्शन 19 पढ़ लो, इसके एग्जाम्पल्स मैं कोट करा दूंगी आप लोगों को, कल स्टिकी नोट में लिखवा दूंगी, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम से आप भूलोगे नहीं, क्योंकि डिफेंडेंट, डिफेंडेंट जिनके पास हमने सोचा था कि ओनरशिप है उसको उस पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, उसके पास वो टाइटल ही नहीं है,
बच्चे हमने बहुत सारे सेक्शंस पढ़ लिए हैं, सेक्शन से चीजें याद होती है। आपको सेक्शन नंबर याद नहीं करने तो आप हेडिंग से याद करो कि हाँ, स्पेसिफिक ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सन बार टू लीव, आप हेडिंग हेडिंग से भी याद कर सकते हो अगर, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स आएंगे, बहुत सारे सेक्शंस आएंगे, तो इतनी इंपॉर्टेंस सेक्शन की नहीं है। इफ यू कोट बहुत अच्छी बात है, इफ यू डोंट कोट तो आपको कोई इतना ज्यादा मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में स्पेसिफिकली। पढ़ लिया एक बार? चलो, नेक्स्ट स्पेसिफिकली एक सेक्शन दिया है 20 जिसका नाम है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने इसके बारे में पहले भी समझा है, इसका मतलब क्या होता है? अरिजीत सिंह की जगह सोनू निगम आ गया था, तो सोनू निगम आ गया तो हम अरिजीत सिंह को क्वेश्चन कर सकते हैं क्या अब कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो? नहीं। तो इसमें भी वही लिखा है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट, मार्क कर लो, इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस बाय प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच शैल हैव एन ऑप्शन ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो किसी भी स्ट्रेंजर से, किसी भी थर्ड पार्टी से आप अपना काम पूरा करा सकते हो। जिसमें नहीं करा सकते उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात होगी ही होगी। सबसेक्शन 2 में भी मार्क कर लो, जो सफर करता है, मतलब जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो नोटिस इन राइटिंग नॉट लेस देन 30 days टू द पार्टी ब्रीचिंग कॉलिंग हिम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन सच टाइमलाइन, एंड अगर वो रिफ्यूज कर देता है या नहीं परफॉर्म करता है, गेट द सेम परफॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी और हिज ओन एजेंसी। मतलब कि जो हमारा एग्जाम्पल था, हमने अरिजीत सिंह को नोटिस भेजा, प्रत्यक्ष ने भेजा 30 दिन में, भाई आजा, कर सकता है तो परफॉर्म कर, वरना तो कोई कोई मतलब नहीं है, हम तेरे को कोई पेमेंट वेमेंट नहीं देंगे, और बल्कि जो एडवांस दिया वो हमें वापस चाहिए विथ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा लॉस कराया है तूने। तो अगर उस बीच वो रिस्पॉन्ड करता है कि मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, या रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं करूंगा, या कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, तो हम किसी और से परफॉर्म करा सकते हैं। हाँ, पहला सेक्शन सब सेक्शन है 21, 20 का सब सेक्शन 1 क्लियरली कहता है कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और सामने वाले ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो आपके पास राइट है कि आप किसी थर्ड पार्टी से सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस, किसी थर्ड पार्टी से सेम चीज परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये चीज करानी है तो जिसने आपके साथ नुकसान किया है उसको नोटिस भेजो 30 दिन का लिखित में कि आपको परफॉर्म करना है तो करो, या आप मना करते हो तो हम किसी और से परफॉर्म करा लेंगे। एक बार रीड करो, द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्टी, जिसने प्रॉमिस किया था। तो जो सफर करता है, जिसके साथ ये ब्रीच हुआ है, वो क्वालिफाइड है कि वो थर्ड पार्टी से इसे जाके परफॉर्म करा सकता है, इधर किसी स्ट्रेंजर से, इधर किसी थर्ड पार्टी से, अपनी ओन एजेंसी से। क्लियर है? हाँ, नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर आ जाए। अगर आपने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा ली तो फिर भी अरिजीत सिंह को कुछ बोल सकते क्या अब हम? नहीं। फिर भी हम उससे क्या एक्स्ट्रा खर्चा पानी ले सकते क्या अब? नहीं। अगर आपका काम हो गया है तो आप उस पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। वो तो अपन उसको डराने के लिए बोलेंगे ना बेटा। 22 में जब आप नोटिस भेज रहे हो तो आप लिखित में नोटिस में उसको थोड़ा तो डराने के लिए बोलोगे ना, ताकि आपका काम वो करे। तो तब आप उससे ये चीज की रिक्वेस्ट ना करके उसको बोलोगे कि हम थर्ड पार्टी से करा लेंगे, ठीक है। केस लॉ होमवर्क लिखो बच्चे। नहीं, केस करने की बात नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी आपका काम करके देगी, जो आपकी फर्स्ट प्रॉमिसिंग पार्टी थी उसको नोटिस भेजना है। हाँ, बस नोटिस भेज के बताना है लिखित में कि हम थर्ड पार्टी से करा लेंगे, अगर तुमने ये चीज 30 दिन में हमको इन्फॉर्म नहीं की कि तुम परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे। एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 20 एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट सेक्शन जा रहा है। सेक्शन 5
स्पेसिफिकली क्या कह रहा है, जिसके पास एंटाइटलमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो कोर्ट केस फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पोजेशन लेने के लिए। फिर सेक्शन 6 वो क्लियरली क्या बोलता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको एक्सेस चाहिए, पोजेशन ओनरशिप वापस चाहिए, तो आप सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकते हो। कब नहीं कर सकते? 6 मंथ्स के बाद, और एनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। फिर हमने देखा सेक्शन 7 और 8 क्लियरली किसके लिए है, सेम चीज मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन सेक्शन 8 थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कह रहा है कि अगर एक प्रॉपर्टी के आप ओनर नहीं हो तो आप उस पर्सन की लाइबिलिटी ला सकते हो, उस पर्सन की जिसके हाथ में पोजेशन है पर वो इस चीज का ओनर नहीं है। उसकी लाइबिलिटी क्या है कि वो ये काम पूरा करे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इसकी कि इमीडिएट पोजेशन इन फॉलोइंग केसेस में कर सकता है। कब? पहला केस, जब वो एज एजेंट या ट्रस्टी प्लेंटिफ का काम कर रहा हो। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं आए बच्चे, तो एक एजेंट है जिसको हमने लैपटॉप यूज करने के लिए दिया था, ठीक है, लैपटॉप यूज करने के लिए दिया था कि मेरे ऑफिस में आना और काम करना, यही लैपटॉप यूज करना। उसने नौकरी छोड़ दी और लैपटॉप लेके चला गया, तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि हमको लैपटॉप वापस चाहिए। तुमने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, पर हमें को वो इमीडिएट पोजेशन उस लैपटॉप का चाहिए। तो बीइंग एजेंट और ट्रस्टी यू डोंट हैव एनी राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ योर ओनर। तो अगर आप वो लेके चले गए तो हम आपसे इमीडिएट पोजेशन उस चीज का क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन मनी वुड नॉट अफोर्ड। फिर थर्ड पॉइंट, लॉस और डैमेज पैसे से कैलकुलेट नहीं हो सकता। और लास्ट पॉइंट, किसी और को आपने ट्रांसफर कर दिया हो तो भी हम बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास आनी चाहिए, थर्ड पार्टी के पास नहीं। फिर सेक्शन 9 डिफेंस कर सकते हो। सेक्शन 10 अमेंडेड सेक्शन है, अब शैल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लियरली स्टेट कर दिया है। सेक्शन 11 क्या है, ट्रस्ट के एनफोर्सेबल की बात करता है। 12 आपको याद है, माइनर पार्ट कंप्लीटेड है, मेजर पार्ट कंप्लीटेड नहीं है, और पार्शियल परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ जी, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मेजर पार्ट कंप्लीट नहीं है, माइनर पार्ट ही हुआ है और टाइम आ चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, तो कोर्ट यहाँ पे डिसाइड कर सकती है सामने वाले को पूछ के कि तुमको क्या करना है, कैंसिल करना है कि तुम्हें थोड़ा और टाइम देना है मेजर पार्ट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन टू द पार्टी है, अगर वो कहता है कि कितना टाइम डिफाइन कर लो, अगर वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि और 1 साल लगेगा इस मेजर पार्ट को कवर करने के लिए, तो वो बोलेगा मेजर पार्ट का कॉम्पनसेशन लो और खत्म करो। फिर हमने देखा था, जो अभी हमने रिवाइज किया, सेक्शन 13 परचेजर और लेसी के लिए। उसमें हमने देखा है सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा लो, कंसेंट ले लो, फिर काम को पूरा करो, और लोन है तो लोन से फ्री करो पहले प्रॉपर्टी को और फिर प्रॉपर्टी बेचो, और लास्ट अगर कोई डिपॉजिट अमाउंट है तो वो रिटर्न कर लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल नहीं है जब सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस हो गया हो, कंटिन्यूस ड्यूटी ऑफ द कोर्ट हो, और पर्सनल क्वालिफिकेशन और नेचर डिटर्मिनेबल। फिर सेक्शन 14 ए एक्सपर्ट हायर किया जा सकता है। सेक्शन 15 हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये हमको याद है। फिर सेक्शन 16 पर्सनल बार टू रिलीफ, तो आपको नहीं मिल सकती अगर सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस है, खुद ने पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, या फिर विलिंगनेस नहीं है। फिर हमने देखा सेक्शन 17 प्रॉपर्टी को लेके, स्पेसिफिकली लेट आउट प्रॉपर्टी को लेके, अगर टाइटल नहीं है तो वो चीज एनफोर्स नहीं हो सकती। फिर सेक्शन कुछ नहीं, सेक्शन नहीं है, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट वेरिएशंस। तो अगर हेडिंग आ गई, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, तो 3 वेरिएशंस हैं, 3 जगह जहां वेरिएशंस को लेके कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, लीगल रिजल्ट कैलकुलेट नहीं हो पाया, और सब्सिक्वेंट वेरिएशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। हु में ऑब्टेन रिलीफ पढ़ लिया हमने सेक्शन 15 में। अब किसके अगेंस्ट हम रिलीफ लेंगे, वो सेक्शन 19, ईदर पार्टी जिसके पास टाइटल सब्सिक्वेंटली आने वाला है वो, या फिर डिफेंडेंट का टाइटल डिस्प्लेस्ड है, एलएलपी, न्यू कंपनी और प्रमोटर्स। फिर हमने देखा सेक्शन 20, वो किसके लिए बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के लिए। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी से, थर्ड एजेंसी से सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा सकते हैं। अब देखो हेडिंग, स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हम कह रहे हैं कि कभी भी, इंजंक्शन समझते हैं हम, स्टे, इस सेक्शन में वो कह रहा है कि कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हम इतना इजीली स्टे प्रोवाइड नहीं करेंगे। अपन ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब चालू किया था ये एक्ट, तब
शुरू में कुछ चीजें पढ़ी थी, रिकवरी ऑफ पोजेशन, डिक्लेरेटरी डिक्री, और वन एक पढ़ा था इंजंक्शन, कि आप बोल सकते हो कि इसमें इंजंक्शन लगाओ और फिर कोर्ट केस को हम आगे डील करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतनी इजीली स्टे नहीं लगेगा, इतनी इजीली ग्रांट आपको नहीं मिलेगा। मार्क करो, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड टू बाय अ कोर्ट इन अ सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मार्क करो, कर लिया। स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल वे ग्रांटिंग इंजंक्शन, क्यों नहीं करेंगे इंजंक्शन हम ग्रांट? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डिले हो जाएगा। कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले? बिल्डर वाले, ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो ये और डिले हो गए तो मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पब्लिक अफेक्ट हो सकती है। तो एक पर्सन को अगर दिक्कत है तो हम उसके लिए स्टे नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जब तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली शेड्यूल में नहीं कहता है तब तक हम स्टे नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि डिले प्रोग्रेस में या कंप्लीशन में हार्म कर सकता है बहुत सारे पब्लिक को। मार्क किया सबने? अब उसके बाद कह रहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो शेड्यूल की टर्म्स वेरी कर सकता है, मतलब शेड्यूल की टर्म्स चेंज कर सकता है, पर इंजंक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, जहां लिखा है ना ये सेंटेंस स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां डैश लगा के लिख दो नो इंजंक्शन ग्रांटेड। एक स्पेशल कोर्ट बनाया है सेक्शन 20B में, जो कुछ सिविल कोर्ट्स हैं जिनको हमने स्पेसिफिकली, एक्चुअल प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा है किसी ने? देखा है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट रूम्स होते हैं, तो हम कुछ स्पेसिफिक कोर्ट रूम्स को डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ सिर्फ कौन से केसेस होंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के। तो एक्ट में भी लिख दिया, उसको बोलना है स्पेशल कोर्ट, कि वो कोर्ट रूम सिर्फ और सिर्फ क्या केसेस हैंडल करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। अब लिखा है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स। एक्सपीडिशियस मतलब फास्ट, ठीक है, डिस्पोजल यानी केस को खत्म करना, ऑफ सूट्स यानी केस। बोल रहा है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्पेसिफिक रिलीफ के केसेस सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि सामने वाले को क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। आप जितना डिले करोगे उसका मन उतना वो होता जाएगा कि हमें तो परफॉर्म हो ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब इतने लंबे लंबे केसेस चलाने का। तो उन्हें टाइमलाइन देती, 12 महीने में केस को डिस्पोज ऑफ कर दो। डिस्पोज ऑफ मतलब खत्म कर देना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स और आपको ग्रांट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मार्क करो, the act provision of the act shall be disposed by the court within a period of 12 months from the date of service of summons to the defendant, or above stated period may be extended by the period of not exceeding 6 months in aggregate after recording the reasons in writing। कितना टाइम मिलेगा स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट को, के केसेस को खत्म करने के लिए? 12 मंथ्स, 6 मंथ्स नहीं, कितना? 12 मंथ्स। और एक्सटेंशन मिल सकता है बाय गिविंग अ सफिशिएंट रीजन, कितना टाइम का? 6 मंथ्स का। अब सेक्शन 21, पावर टू अवार्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, क्या अवार्ड कर रहा था वो? स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब क्या बोल रहा है? कॉम्पनसेशन। अब मुझे एक एग्जाम्पल से समझाओ। एक पर्सन है, उसका ये गार्डन है, ठीक है, उसके पास क्या है, ट्रीज हैं, गार्डन में होते हैं। अब रोज कुछ बच्चे किसी सामने वाले पर्सन के यहाँ पे आके फ्रूट्स तोड़ के इसके ट्रीज को खराब करके जाते थे, ठीक है। इसने, इसको क्या चाहिए स्पेसिफिकली? इंजंक्शन चाहिए कि यहाँ पे लोग नहीं आ सकते, प्लीज इनका स्टे लगवा दो, ये लोग एंटर नहीं कर सकते, ट्रेस पासिंग अलाउड नहीं। अब बच्चे, जब जब बच्चे रोज रोज ये कर रहे हैं, तो ये चला गया इस इनके फादर के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल करने की, मेरे सुन नहीं रहे हैं, इनसे मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, मेरा गार्डन खराब हो रहा है, ठीक है। अब इसमें उसको अगर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि ठीक है,
ऑर्डर दे दिया कि आप लोग और आपके बच्चे अलाउड नहीं है इस प्रॉपर्टी में एंटर करने के। इसके अलावा भी क्या वो कुछ एक्सपेक्ट करेगा? कॉम्पनसेशन, क्योंकि अभी तक जितना डैमेज हुआ है उतना कॉम्पनसेशन चाहिए। अब इस पर्सन ने नहीं बोला कॉम्पनसेशन, तो क्या जज खुद से बोलेगा कि हाँ इसको कॉम्पनसेशन दो? नहीं, जब तक आप क्लेम नहीं करोगे हम आपके फायदे की बात नहीं करेंगे। आपको हम टाइमलाइन देंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन में लिख के आओ कि हमको कॉम्पनसेशन भी चाहिए, हम वो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे कॉम्पनसेशन दो, तब तक हम ये चीज को ऑर्डर में कभी भी नहीं लेके आएंगे। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं कि ठीक है आपको परफॉर्मेंस होके मिलेगी, पर अगर आपका कभी कोई ज्यादा नुकसान हुआ हो तो हम आपको थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करके देंगे। जहां माइनर और मेजर पढ़ रहे थे हम, वहां तो स्पेसिफिकली मिल रहा था आपको कि चल माइनर के लिए कॉम्पनसेशन ले ले। यहाँ पे भी हम वही पॉइंट्स को देख रहे हैं कि कब कब हमें कॉम्पनसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस साथ में मिल सकता है। सबको सेक्शन का हेडिंग समझ आ गया? पावर टू अवॉर्ड, अवॉर्ड यानी ऑर्डर, कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। Court is empowered to award compensation in certain cases as follows. Important mark करो, ये ऐसे direct questions आएंगे आपको जैसे पॉइंटर्स वाले। यही कि explain the court is when, in what circumstances and what conditions court is empowered to award compensation. In a suit for specific performance of a contract, plaintiff may obtain claim compensation for its breach in addition to the performance. सेकेंड पॉइंट रीड करना पनस। ought not to be granted लिखा है। ought not to be granted मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अवार्ड नहीं आ पाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, सामने वाले पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं अवार्ड कॉम्पनसेशन का दूंगा, फिर भी मैं ऑर्डर पास करूंगा कि बच्चे कुचे का कॉम्पनसेशन देना है। क्लियर है सबको? कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, कोर्ट की ही ड्यूटी है ना, कोर्ट इज एम्पावर्ड टू अवार्ड कॉम्पनसेशन, पहली लाइन ही लिखी है। हाँ तो इसमें ब्रीच हुआ है तो वो आगे वाली लाइन में आएगा कि जब तक वो बोलेगा नहीं तो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको क्या मिल सकता है? कॉम्पनसेशन। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं आया लेकिन फिर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कोर्ट ऑर्डर क्या करेगा? कॉम्पनसेशन। प्रत्यक्ष थर्ड पॉइंट पढ़ना। ऑट, अकॉर्डिंगली। अब कह रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट किया ही है लेकिन जो बोला है उससे सब कुछ भरपाई नहीं हो पा रही। जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे, बोल दिया ना स्टे लगा दिया नहीं आना गार्डन, लेकिन उससे उसकी भरपाई हो पाई क्या? नहीं। तो हमने बोला चलो ठीक है तो तुमको हम कॉम्पनसेशन भी दिला देते हैं। तो ऑट टू बी ग्रांटेड एंड ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड मार्क करो। पर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी है वो सफिशिएंट नहीं है जस्टिस के लिए, तो हमने साथ में और क्या अवार्ड कर दिया? कॉम्पनसेशन। गुड। फोर्थ पॉइंट आशी रीड करना। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 70C तो हमें नहीं पता, वहां लिखो कॉम्पनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज और डैमेज, लॉस और डैमेज, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज। किस तरीके से कॉम्पनसेशन डिटरमाइन होगा? एज पर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज। उसमें भी ये लिखा है ब्रीच होता है तो कॉम्पनसेशन मिलता है। लास्ट पॉइंट तनीषा।
तनिष्का। बस इतना ही पढ़ना। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तब तक कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी प्लेंट में नहीं लिखेगा। कब तक कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, जब तक अपनी प्लेंट में नहीं लिखेगा। कौन नहीं लिखेगा, प्लेंटिव। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ क्या क्या देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे। दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट किया तो साथ में क्या ग्रांट कर दिया, कॉम्पनसेशन। तीसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट किया लेकिन जस्टिस सफिशिएंट नहीं था तो क्या ग्रांट किया, कॉम्पनसेशन। फिर चौथा पॉइंट कि कॉम्पनसेशन कैसे डिटरमाइन किया, एज पर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट पॉइंट, जब तक प्लेंटिव नहीं बोलेगा इन राइटिंग तब तक कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो आपकी प्लेंट आपकी एप्लीकेशन में लिखा होना चाहिए कि ये भी करा के दो और अभी तक जितना लॉस और डैमेज हुआ है उसका कॉम्पनसेशन ला के दो। However, where the plaintiff has not claimed any such compensation in the court, मतलब उसने अपनी प्लेंट में मेंशन नहीं किया, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the plaint on such terms as may be just for including a claim of such compensation। मतलब कि अगर प्लेंट में इंक्लूड नहीं किया तो कोर्ट उसे क्या बोलेगा, जा अमेंडमेंट करके लिख के आ प्लेंट में, फिर हम तेको कॉम्पनसेशन दिला देंगे। क्लियर है सबको। सेक्शन कौन सा, 21। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि कब कोर्ट कॉम्पनसेशन भी अवार्ड करेगा। ठीक है, एक बार जितना आज पढ़ा, आज काफी सारे सेक्शंस पढ़े, छोटे छोटे थे, तो प्लीज 20A से 20A के भी पहले से पढ़ा है, रीड करके आना एक बार। ठीक है, मैं उसके एग्जाम्पल्स दे दूंगी आपको। जी हाँ, मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स दे दूंगी।